हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है रूट मीन स्क्वायर इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बात बोलूँगा कि आप सबसे पहले पुरानी वीडियोस देखें। ये जो भी मैं लास्ट चैप्टर की डाल चुका हूँ, तभी आपको चीज़ें आपस में समझ में आएंगी। और यदि आप आज की वीडियो ना देख के कल की वीडियो देखते हैं, 2 दिन की वीडियो छोड़ देते हैं, तो बेटा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से सब जो नोट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, यदि आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरी बात, जो टाइमिंग है वो वीडियोस का कोई ज़्यादा नहीं रहता है, 25 to 30 मिनट्स की वीडियो रहती है। तो आप इतना डेली वीडियो को देखें और कम से कम 1.5 आवर डेली अपने घर पे स्टडी करें, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, ठीक है, वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें। छोटा सा ही वीडियो होता है, उसको कंप्लीट देखा करें। अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, कि जो भी करंट होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट, वो क्या होती है, हमने देखा था उसकी एवरेज क्या निकल के आती है, 0। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर तो होती है। ठीक है, एवरेज जो उसकी निकल के आती है करंट की, वो निकल के आती है 0, लेकिन उसमें पावर होती है, तभी तो वो किसी भी सर्किट को हीट करता है, गर्म करता है। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्टिव पावर होती है। उस इफेक्टिव वैल्यू क्या मेन क्या हुआ, कि जैसे ही मान लीजिए हमने इस सर्किट में करंट फ्लो कराई, इस सर्किट में हमने करंट फ्लो कराई, और करंट फ्लो कराने के कारण यहाँ पे हमने वो लगा दिया सोर्स। करंट फ्लो करने के कारण इसमें करंट, जैसे ही हमने इसमें सोर्स लगाया, इसमें करंट फ्लो हुई, और इस करंट की जो वैल्यू है ना, अल्टरनेटिंग करंट की, वो हर एक इंस्टेंट पे बदल रही है। तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसी इफेक्टिव वैल्यू होती है जो इसको क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस को हीट करेगी। और उसी वैल्यू का नाम है आरएमएस वैल्यू बोल दीजिए, इफेक्टिव वैल्यू बोल दीजिए, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कि करंट की वो वैल्यू जो इसको क्या करेगी, हीट करेगी, इस पे वर्क करेगी। करंट अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू जो इस सर्किट में क्या करेगी, वर्क करेगी, काम करेगी। ठीक है, उसको हम, उस वैल्यू को हम बोल देंगे इफेक्टिव वैल्यू। अब वो इफेक्टिव वैल्यू इक्वल किसके होती है, वो इफेक्टिव वैल्यू इक्वल होती है यदि आप उसी सर्किट में यदि डायरेक्ट करंट लगा देते। जैसे मान लीजिए मुझे इस वायर को गर्म करना है, तो इस वायर को गर्म मैंने जिस वैल्यू से किया, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया मैंने, और अल्टरनेटिंग सोर्स से मैंने इस वायर को गर्म किया। अब उस गर्म करने पर जो हीट प्रोड्यूस हुई, काम तो हमने वही किया है। काम हमने क्या किया है, हमने इसको वायर को गर्म किया है एक पर्टिकुलर हीट तक। ठीक है, एक मान लीजिए पर्टिकुलर हीट तक हमने इसको गर्म किया। अब यदि हम इसको यहाँ पे इस अल्टरनेटिंग सोर्स को हटा दें और यहाँ पे इसकी जगह डीसी सोर्स लगा दें इस तरह से, ठीक है, और पहले हमने मान लीजिए एच हीट जनरेट करी, और अभी भी हम इसको लगाने के बाद भी वायर गर्म होगा, और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, एच हीट जनरेट कर रहे हैं। तो हम कह देंगे कि जो डीसी करंट जितनी काम आ रही है, डीसी करंट इस हीट को जनरेट करने के जो काम आ डीसी जितनी करंट इस हीट को जनरेट करने के काम आ रही है, सेम करंट इफेक्टिव उतनी ही तो करंट चाहिए होगी इस रेजिस्टेंस को गर्म करने के लिए। इस दूसरे सर्किट में भी मान लीजिए ये करंट एच जो हीट है उसको प्रोड्यूस किया, डीसी करंट ने एच हीट को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो एच हीट को प्रोड्यूस करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को भी सेम वैल्यू कर देनी पड़ेगी करंट की, तभी तो ये एच गर्म होगा, ये वायर एच हीट तक गर्म होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम इसको देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसी को हम बोल देते हैं बेटा IRMS वैल्यू। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव वैल्यू। कि वो इफेक्टिव वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्ट करंट के। जितनी डायरेक्ट करंट के द्वारा हीट प्रोड्यूस हो रही है, उतनी ही आपके आरएमएस करंट के द्वारा प्रोड्यूस होनी चाहिए। उसी वैल्यू को हमने बोल दिया इफेक्टिव वैल्यू। तो देखिए डेफिनेशन समझते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी डायरेक्ट करंट, ये उस यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू के इक्वल होती है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम में और सेम सर्किट में प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो उस डायरेक्ट करंट के इसका डेरिवेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ कि अभी मैंने आपको सर्किट बनाया था, सर्किट में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, अल्टरनेट सोर्स V0 साइन ओमेगा टी आर। यहाँ से जब आप करंट निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी I0 साइन ओमेगा टी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हीट निकालता हूँ कि हीट जनरेटेड इन AC सर्किट एट टाइम t dt, कि एक छोटे से इंस्टेंट पे कितनी हीट जनरेट हो रही है। तो आपको पता है हीट जनरेटेड का फार्मूला क्या होता है, हीट का फार्मूला क्या होता है, I² R। अब यहाँ पे छोटे से टाइम पीरियड के लिए बात कर रहा हूँ, तो dt I² R dt, I की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt, बेटा यही बना।
ठीक है। और ये हमने क्या निकाली, छोटी हीट निकाली छोटे टाइम पीरियड में। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है एक छोटे टाइम पीरियड में इस सर्किट एट टाइम dt, ठीक है। तो हमने हीट निकाल ली। अब ये जो हीट है इसको टोटल हीट निकालनी है तो उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो गया h, इंटीग्रेशन किया तो ये तो बाहर आ जाएगी टर्म, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, कहां से 0 से t तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन करते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी काम में लेते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री। मैथ वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन तो हो सकता है बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो, तो एक बार इसको समझिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को बेटा आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो बेटा यहाँ से एक रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशनशिप होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ से यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, यही करूंगा। तो बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं पहले उस वाली फॉर्म में चेंज करूंगा, h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर 1 माइनस इंटीग्रेशन अभी बाद में करूंगा cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो पहले मैंने इसको इस वाली फॉर्म में चेंज कर लिया। ये बात सभी को समझ में आई। अब मैंने जब इसको इस वाली फॉर्म में, यहाँ पे dt लगा हुआ ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसका 0 से t तक इंटीग्रेशन करता हूँ, तो यहाँ पे 2 को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे तो बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा dt, और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास t माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। यस स्टूडेंट्स, यही निकल के आएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से लेके t तक, ठीक है। तो h इक्वल्स टू आपके पास निकल के आ गया आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, इंटीग्रेशन है। मैथ वाले बच्चों के लिए इजी है, बायो वाले बच्चों के लिए मैं लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, उससे आप इस इंटीग्रेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको बस ये वैल्यू याद रखनी कि जब भी हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से t के रेस्पेक्ट में करते हैं उसका आंसर आता है मेरे पास t/2। बहुत सिंपल है बायो वाले बच्चों के लिए। मैथ वाले बच्चे लेकिन एक बार डिटेल में समझाना होता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी, आप यहाँ पे ही सीधे t/2 रख देंगे इसकी जगह, ठीक है। लेकिन मैथ वाले बच्चे एक बार पूरा इंटीग्रेशन देखें, शॉर्ट ट्रिक तो मैं बाद में भी सिखा दूंगा आपको रिवीजन टाइम में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं t माइनस, हाँ, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन इसका वैल्यू पुट करते हैं 2 ओमेगा, और यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल T की वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो आ गया साइन 2 ओमेगा t माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सर्किट को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ से h की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई स्टूडेंट्स, वो निकल के आई कितनी, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन t, इंटू में क्या आ गया t, और 0 तो चल ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, ये हो गया साइन 4 पाई, ठीक है। और बेटा साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये पूरी टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो यहाँ से आपके पास हीट निकल के आ गई आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ये आपके पास हीट निकल के आ गई, ठीक है। एसी सर्किट के लिए इतनी हीट रिक्वायरमेंट है, इतनी। अब इतनी ही हीट किसके लिए रिक्वायर्ड है आपको अभी बताया मैंने, डीसी सर्किट के लिए। अपनी हमें इतनी हीट जनरेट करनी, तो मान लिया फॉर डीसी सर्किट फॉर डायरेक्ट करंट, उस डायरेक्ट करंट को हम क्या बोल रहे हैं IRMS, ठीक है, फॉर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के लिए जब हम बात करें तो वो भी उसके लिए जो हीट निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है,
उसको मैं IRMS बोल रहा हूँ, RT। और डायरेक्ट करंट के कारण जो हीट निकल के आ रही है और जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट के कारण हीट निकल के आ रही है, वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, सेम अमाउंट है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो IRMS स्क्वायर RT इक्वल्स टू I0 स्क्वायर RT अपॉन 2। यहाँ से आप देखेंगे RT से RT कट हो गया और यहाँ से आपके पास IRMS की वैल्यू निकल के आ गई स्टूडेंट, I0 बाय रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, हम इसी को ही काम में लेंगे। आपको हर जगह यही वैल्यू लिखी हुई होगी, IRMS इक्वल्स टू IRMS इफेक्टिव वैल्यू, कि एक्चुअली में करंट वर्क कितना कर रही है। हम तो यही देखेंगे ना कि जो भी करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रही है वो वर्क कितना कर रही है, तो वर्क कितना ही कर रही है, वो इसी करंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। और यहाँ से यदि हम V की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, VRMS, तो आपके पास निकल जाएगा V0 अपॉन रूट 2। बात समझ में आ गई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू, और आपको मेनली यही याद रखनी है। हाँ, जो बायो वाले स्टूडेंट्स है उसका डेरिवेशन डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट याद कर लें, t/2, ठीक है, t/2। तो उससे हम सीधे इसी स्टेप पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद सीधे इसी स्टेप पे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। यदि कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो हमें यही लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, कि अब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट किस किस टाइप के होते हैं। तो उसमें पहला टाइप हम बात करेंगे AC सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर, कि ऐसे सर्किट जो केवल एक प्योर रजिस्टर रखते हैं, तो हम प्योर रजिस्टर हमने बोल दिया R। ऐसे सर्किट जो जिनके पास केवल क्या होता है, प्योर रजिस्टर होता है R, और कुछ होता ही नहीं है, ना कैपेसिटर होता है, ना कोई उसमें इंडक्टेंस होता है, कुछ भी नहीं होता है, इंडक्टर वगैरह कुछ नहीं होता, केवल रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं AC सर्किट कंटेनिंग केवल प्योर रजिस्टर, जिसमें केवल रजिस्टर लगा हुआ हो। तो यहाँ पे मान लिया हमने जो उसको सोर्स दे दिया वो दे दिया V0 sin ओमेगा t, उसमें जो हमने सोर्स दिया है वो दिया है V = V0 sin ओमेगा t। अब ये सोर्स देने के बाद यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी, किस तरह से, इन दोनों में R का डिवाइड कर दूं तो आपके पास आ गया V/R, तो I = I0 sin ओमेगा t। ये आपके पास निकल के आ गया करंट की इक्वेशन। वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास क्या निकल के आई थी, वोल्टेज क्या थी, V = V0 sin ओमेगा t, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो ये निकल के आई और करंट ये निकल के आई। ठीक है, दोनों में एंगल जो है वो दोनों में सेम है, तो दोनों में क्या है, बिल्कुल भी फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस मतलब दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से चलेंगे, जब जो मैक्सिमम होगा दूसरा भी उसी टाइम मैक्सिमम होगा, यदि एक कोई मिनिमम होगा तो उस टाइम दूसरा भी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है। जैसे स्टूडेंट मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है 30 डिग्री और ये है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये था P और ये है Q। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं कि P और Q के बीच में जो डिफरेंस है एंगल्स में कितना है, वो कितना है आपके पास, 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का ना। तो यहाँ पे इनके फेस अलग अलग हैं, क्योंकि इसका फेस यहाँ से है 30 डिग्री और इसका फेस यहाँ से कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ पे फेस अलग अलग है और फेस में डिफरेंस भी पता चल रहा है 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है, तो यहाँ पे फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेस डिफरेंस कैसा है, 0 है। तो इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस निकल के आता है बिटवीन V एंड I इज 0। दोनों के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है, सेम फेस में। ठीक है, दोनों कैसे हैं, सेम फेस में। तो दोनों ही सेम फेस में है, तो हम इसका जो वेव डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम आपको पता है, आप याद रखना, कोई भी साइन थीटा का जब भी कोई हम कर्व बनाते हैं तो साइन थीटा का कर्व इस तरह से बनता है वेव्स फॉर्म में, साइनोसॉइडल। ठीक है, तो हम यदि यहाँ पे यदि इसका जब कर्व बनाएंगे तो देखिए ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, तो V0 sin ओमेगा t का ग्राफ तो आपका बन जाएगा ये, V0 sin ओमेगा t का ग्राफ तो हमने ये बना दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जहां तक मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया V0, क्योंकि V0 क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है V0। अब जब हम इसी में साइन का कर्व बनाएंगे, मैंने एक पूरी साइकिल के लिए बनाया है, 0 T/4 T/2
3t/4 और t। ये मैंने पूरी एक साइकिल के लिए बनाया है। अब यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि मुझे यदि करंट निकालना है, तो देखिए आप, यदि मैं t=0 की बात करूं तो t=0 यदि यहाँ पे पुट करूं तो v0 sin 0 बन जाएगा, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो v क्या आ गया 0। इस तरह से करंट भी क्या आ गया 0। तो ये दोनों केस समझ में आया आपको कि t=0 पे v भी 0 और I भी 0 है। तो हमने देखा कि दोनों सेम फेस में, तो इसका ग्राफ भी सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ इससे थोड़ा नीचे बनेगा। क्यों नीचे बनेगा, क्योंकि I कब आता है, जब हम v में r का डिवाइड करते हैं। तो v में r का डिवाइड करोगे तो I की वैल्यू छोटी हो जाएगी अपने आप। तो I क्या मिलेगा, हमें थोड़ा कम मिलेगा, इससे मिलेगा सेम फेस में। जहां पे ये ज्यादा है वहां पे ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, और जहां पे ये कम है तो वहां पे ये भी 0 है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई I0, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई I0। तो ये तो इसका बना कौन सा ग्राफ, ये तो इसका बना वेव डायग्राम। इसी का यदि हम क्या बनाते हैं, इसी का यदि हम बनाते हैं आपका फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम देखिए किस तरह से बनेगा कि जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका ये है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, V0, यहाँ पे हमने लिख दिया V0। तो फेजर डायग्राम जो है वो बताएगा इन दोनों की डायरेक्शन को, या फिर हम इसको वेक्टर डायग्राम भी बोल देते हैं। तो इसी डायरेक्शन में तो ये है, और इसी डायरेक्शन में क्या है आपके पास, इसी डायरेक्शन में आपके पास करंट है। तो ये इसका हो गया स्टूडेंट्स क्या, फेजर डायग्राम। ये हमने क्या किया है, ये हमने निकाला है कि जब केवल सर्किट में क्या लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, तो उस कंडीशन पे ये कंडीशंस फॉलो होती हैं, ठीक है। उस कंडीशन पे जो आपका V निकल के आता है, ये I निकल के ये आता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। वेव डायग्राम आपका ये आता है, और आपका फेजर डायग्राम आपका ये निकल के आता है। यहाँ पे हम यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे I0 V/R हो जाता है, V0/R हो जाता है, और R की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो आ जाएगी V0 यहाँ पे जो R होता है वो बेटा हम बोल देंगे कि क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो सर्किट में अपोज कर रहा है, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो बेटा ये आपका क्या था कि जब हम सर्किट में अल्टरनेटिंग सोर्स में केवल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कितनी वोल्टेज और कितनी करंट बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। आप सभी वीडियो को डेली देखें, अपना होमवर्क डेली करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।